सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक किसान, जिसके घर में उसका बूढ़ा पिता रामधनी और पत्नी सरस्वती के साथ उसकी एक छोटी बेटी मंजू रहती थी। सुरेश की जीवन कट रही थी, पर उसके जीवन में सुख रत्ती भर भी नहीं था। माँ, हमारे घर में आज भी खाना नहीं बनेगा क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बेटी, ना आटा है ना दाल है और घर में चावल भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कैसे खाना बनाऊं? जब घर में सब खत्म हो गया है तो पापा खेतों में कुछ उगा के घर क्यों नहीं लाते? इन साल बारिश ना होने के वजह से सूखे ने खेत छीन लिए बेटी। जब बारिश होगी तभी ना खेत में कुछ उगेगा। भगवान, आप हमसे किस बात की बदला ले रहे हो? बारिश बिना खेत सूखा पड़ा है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, और कितना इंतजार करवाओगे? आज भी घर में खाना नहीं बना अभी तक। नहीं जी, मैं खाना क्या बनाऊं? सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही। मैं बूढ़ा हो गया, कुछ कर भी नहीं सकता। काश मेरी टांगे में पहले जैसी जान होती तो खेत में उतरकर मिट्टी में फिर से पसीना बहाता। आप चिंता मत करिए बाबूजी, मैं कुछ न कुछ करूंगा। आज आखिरी बार साहूकार मदन लाल से बात कराता हूँ। देखना, इज्जत को भुलाकर मत गिड़गिड़ाना, क्योंकि बेइज्जती रोटी से ज्यादा कड़वी होती है। सरस्वती, भूखे पेट इज्जत नहीं रहती, बस जिद रहती है, और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। सुरेश साहूकार मदन लाल से मदद मांगने के लिए उसके घर जाने लगता है। दोपहर की धूप तप रही थी, पूरे गांव में धूल उड़ रही थी और साहूकार मदन लाल अपने बरामदे में गांव के अमीर लोगों के साथ बैठा था। अरे देखो देखो कौन आया। लगता है सुरेश आज भी बड़े सपने और जेब खाली लेकर आया है। मदन लाल बाबू, बस थोड़ी मोहलत चाहिए थी। अरे गरीब किसान, तुझे अब कितनी मोहलत चाहिए? 2 साल से तो मोहलत ही मांग रहा है। बस इस बार खेत में बीज डाल दूं, उसके बाद मैं बहुत मेहनत करूंगा। अगर खेत में फसल आई तो। अगर तेरे हर वाक्य में केवल अगर बसता है। किसान वही सफल होता है जो अगर नहीं अभी कर दिखाता है। लेकिन मेरे पास अभी घर में खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो फिर कर्ज कैसे देगा? सुन लो सुरेश, 1 महीने के भीतर पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हें अपना खेत मेरे नाम करना पड़ेगा। नहीं, मेरा खेत ही तो मेरी सांस है मदन लाल बाबू। सांस बचानी है तो पैसे 1 महीने में दे देना, नहीं तो तुम्हारा खेत और सांस दोनों खत्म हो जाएगा। सुरेश वहां से धीरे से मुड़ता है और घर जाने लगता है। पीछे से साहूकार हंसता रहता है। क्या बोले मदन लाल? ओ हमारी मदद करेंगे ना? मदन लाल ने हमें अपने सारे कर्ज चुकाने का बस 1 महीने का समय दिया है, और अभी खाने के लिए भी सब देने से माना कर दिया। पापा, अगर इतने कम समय में हम सारे पैसे नहीं चुकाए तो? बेटी, अगर हमने पैसे नहीं चुकाया तो ओह, हमारे खेत हमसे छीन लेंगे। पिताजी, ओह, हमारे खेत ले लेंगे तो हम क्या खाएंगे? जहाँ किसान की मेहनत होना, वहीं पे उसका घर होता है बेटी। रोना बंद करो मंजू बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। सुरेश बेटा, तुम अपने पंचायत के मुखिया रामचंद्र से मदद मांगे। हम किसान के लिए पंचायत कुछ उपाय निकाल सकती है। सुरेश मन में उम्मीद के साथ रामचंद्र के घर जाने लगता है। क्या बात है सुरेश, आज इधर कैसे आना हुआ? कुछ बात है तो बिना सोचे बोलो। मुखिया जी, इस साल के सूखे ने मुझे तोड़ दिया है। मेरे खेत में कुछ नहीं उग सकता। अगर पंचायत थोड़ी मजदूरी दे दे तो 1 महीना मैं मजदूरी में निकाल लूं। मुखिया जी, नहर में खुदाई का काम आ रहा है ना? हाँ, पंचायत की सरकारी योजना में राशि आई है, पर नहर खुदाई के लिए मजदूर कम हो रहे हैं। तो शुरू करो मुखिया जी। सुरेश अब अकेला नहीं,
हम सब नहर खुदाई में साथ देंगे। अरे जब गांव ही सूख जाएगा तो किसान कैसे बचेगा? हमें नहर बनानी होगी, तब ना मैं किसान भूखे रहेगा और ना ही हमारी भैंसें प्यासे रहेगी। गांव के सारे लोग कल सुबह सूरज निकले उससे पहले सभी तालाब पर इकट्ठा हो जाना। अगले दिन हल्की ठंड में फावड़ों की टक टक आवाज गूंजने लगती है। सुरेश भैया, मिट्टी बहुत कड़ी है, मेरी हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। हमारी हालत भी सख्त हो गई है, लेकिन मिट्टी तो फिर भी नरम पड़ जाएगी। बस मन नहीं टूटना चाहिए मोहन बाबू। तुमने ठीक कहा सुरेश, हमें कैसे भी नहर की खुदाई करनी ही होगी। पिताजी, ये पानी पी लो, आप बहुत थक गए होगे। पानी पी लेने से आपको आराम मिल जाएगा। हाँ बिटिया, तू ही मेरा हौसला है। अब तो मुझे कम मिल गया है। अब हमारे घर में रोज खाना बनेगी। कालीचरण भैया, अगर ऐसे ही खोदते रहे तो महीने भर में भी तालाब नहीं बनेगा। बात तो सही कह रहे हो, पर मेहनत भी जरूरी है। देखो, सुरेश को थकान जैसे उसके शरीर को छूती ही नहीं है। अरे कालीचरण भैया, उसकी बेटी की आंखों में उम्मीद जो है, वो हर रोज पानी लाकर खिलखिलाती है, वही सुरेश को असली ताकत है। कालीचरण भैया, रुक क्यों गए? मिट्टी अगर ज्यादा कड़ी है तो जोर भी ज्यादा लगाओ, क्योंकि हम कुदाल से नहीं बल्कि अपने हालात से लड़ रहे हैं। फिर सब दुगने जोश से जुट जाते हैं। कुदाल की टक 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 आवाज पूरे मैदान में गूंजने लगती है। घर में आटा बहुत कम था। लगता है आज भी रोटी कम ही बनेगी। जाने दो सरस्वती, इतना ही काफी है। पिताजी और मंजू को अच्छे से खिला दो। अगर खाना बचेगा तब मैं खा लूंगा। भूख बड़ी है, ये बात सही है, पर इरादा उससे बड़ा होना चाहिए। पिताजी, अगर हम चाहें तो खाने के लिए गुड़ खरीद सकते हैं। हाँ बेटी, क्यों नहीं। जब तालाब भर जाएगा, धान उगेगा और फसल कटेगी ना, तब मैं तुम्हें गुड़ नहीं पूरी लड्डू की थाली खिलाऊंगा। सुरेश बेटा, आज तेरी यही सब बातें मुझे अपने पुराने दिन याद दिल देती हैं। वो समय याद है जब मैं भी ऐसे ही खेतों में सपने बोता था। बाबूजी, ये लो, आप खाना खा लो और आप आराम करो। अगली सुबह गांव के चौपाल में भीड़ लगती है। साहूकार मदनलाल गुस्से में आते ही दहाड़ कर बोलता है, ये तालाब खुदाई का क्या तमाशा है? सरकारी योजना का पैसा तो मेरे पास भी है, किसी ने नहीं पूछा हमसे। मदनलाल, ये गांव का काम है। तालाब बनेगा तो पूरा गांव का भला होगा, क्योंकि बिना पानी के खेत में कुछ नहीं उगेगा। गांव का भला होगा और मैं डूबूंगा। अगर पानी भर गया, किसान खुश हुआ, तो मेरे कर्ज कौन चुकाएगा? मेरे घर में काम कौन करेगा? क्यों मदनलाल, तुमको गांव की खुशहाली मंजूर नहीं है? मुझे अपना पैसा मंजूर है। अगर सुरेश तालाब में काम करके मजदूरी कमाएगा, तो मेरा कर्ज कैसे चुकाएगा? मदनलाल बाबू, आपका कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा। मैं मांगने नहीं आया, बल्कि नहर में मेहनत करने आया हूं। ओहो, अब तुम्हारी आवाजें भी ऊंची हो गईं। लगता है गरीबी का दर्द कम लगने लगा है। बस गांव के काम में बाधा मत डालो मदन।
नहर खुदेगा, चाहे तुम मानो या नहीं। गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। मदनलाल वहां से गुस्से में चला जाता है। देखो पिताजी, हमारे मुखिया जी कितने अच्छे हैं। रामलाल को डट कर भगा दिया। अब हम सब जीत रहे हैं। 3 दिन बीत गए। नहर अब काफी दूर तक खुदी जा चुकी थी। दोपहर में अचानक आसमान बादलों से भर जाता है। अरे अरे, ये देखो, बादल उमड़ रहे हैं। हाँ सुनो सुनो, आसमान में गरज भी हो रही है। पहली बारिश की बूंद गिरती है, फिर दूसरी, फिर बारिश फुहारों से तेज होती जाती है। मेरी मेहनत पर अब कृपा की बूंदें पड़ रही हैं। हे भगवान, इसी तरह बरसते रहना। ये नहर और खेत हो, हमारा जीवन है। बारिश घंटों चलती है। खुदा हुआ नहर पानी से भरने लगता है। मिट्टी की खुशबू, बारिश की आवाज और उम्मीद का एहसास चारों ओर बहता है। कई दिन बाद नहर आधा भर चुका था। गांव में पहली बार मुस्कान दिखाई देती है। बड़ा संकट आ गया सुरेश। क्या हुआ मुखिया जी? अपने गांव का मदनलाल तहसील में रिपोर्ट कराया है कि नहर की खुदाई अवैध है, इसलिए सरकारी योजना और नहर की खुदाई रोक दी गई है। अरे वो तो सीधा गांव का दुश्मन निकला। वो कभी नहीं चाहता है कि गांव में पानी आए, जिससे खेती हो और सारे किसान खुश रहे। वो हमेशा अपने लालच में पड़ा रहता है। हाँ, जब तक जांच नहीं होती पैसा नहीं मिलेगा, और कम भी चालू होगा तो जांच के बाद ही। कोई बात नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। नहर पूरा होगा, चाहे पैसे मिले या ना मिले। हमें पैसे नहीं, हमें खेती के लिए पानी चाहिए मुखिया जी। गांव वाले एक साथ आवाज उठाते हैं, हम साथ हैं सुरेश, नहर की खुदाई जरूर पूरा होगा। उसी क्षण बारिश फिर तेज होने लगती है। उस रात घर में मिट्टी के चूल्हे ने आग नहीं देखी। सबकी पेट खाली, थाली खाली। फिर भी सुरेश की आंखों में उम्मीद भरी थी। पिताजी, नींद नहीं आ रही और भूख से पेट में दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं बेटी, काश थोड़ा अनाज होता, मैं कुछ भी काम कर लूंगा, लेकिन हमें कोई काम नहीं मिला रहा। मेरे हिस्से की रोटी मंजू बिटिया को दे दो, वो बची है, उसे भूख लगी होगी। मैं बिना खाए रह लूंगा, मुझे आदत है भूखे रहने की। नहीं दादा, आप खाओ, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। पापा कल हमारे लिए अनाज लेकर जरूर आएंगे। हिम्मत मेरी भूख पर नहीं, सपने पर चलती है। कल सुबह फिर नहर पर जाऊंगा, जब तक सांस है। रात के आखिरी पहर में पूरा गांव गहरी नींद में था, पर रामेश्वर की आंखों में नींद नहीं, बस चिंता, लाचारी और बेटी की मुस्कान की यादें तैर रही थीं। पिताजी, आप अभी तक सोए नहीं? नींद किसे आती है बेटी, जब पेट में भूख और मन में डर हो। मैं अपने परिवार को खाना तक नहीं खिला सकता, और सो कैसे जाऊं बेटी? आप चिंता छोड़िए पिताजी, मैं मजदूरी करूंगी। जब बारिश होगी तो गांव की औरतों के साथ खेतों में जाऊंगी। हम सब मिलकर चलाएंगे घर। अभी तो तुम बहुत छोटी हो, तेरे हाथों में मेहंदी होनी चाहिए, मिट्टी नहीं। मिट्टी से डरूंगी तो पिताजी इस धरती का कर्जा कैसे उतरेगा? और मुझे आपका और इस धरती दोनों का कर्ज चुकाना है। सुबह हुई और गांव में फिर हलचल मची। गांव की चौपाल पर भीड़ लगी। मुद्दा वही, किसानों की खुशी का खतरा। साहूकार मदनलाल का जुल्म रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुरेश के जैसे कई किसान रात को भूखे सोते हैं, ये एक आदमी का नहीं। मुखिया जी, हम खेत में बोते हैं तो मौसम धोखा दे देता है, फसल होती है तो बाजार लुट लेता है। किस ओर जाएं हम? चौपाल में बैठकर रोने से क्या होगा सुरेश भैया, हमें लड़ना होगा और अपना हक मांगना होगा।
तभी वहां पर साहूकार मदन लाल अपने आदमी और लठैत साथ लिए गांव के चौपाल पर आया। लड़ोगे मुझसे? अरे तुम गरीब किसान हो, कर्जदार तुम्हारी हिम्मत इतनी हो गई कि तुम सब मेरे से लड़ोगे? हाँ, अब हमारी डर खत्म। हमारी फसल पर तुम्हारा हक नहीं, अब हमारी जिंदगी पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। याद रखना सुरेश, इसका अंजाम बुरा होगा। गांव के किसी लोगों में इतना हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे से बहस कर सके, लेकिन तुमने अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। कल नहर की जांच के लिए गांव में अधिकारी आएंगे। हम सबको एक साथ रहना होगा और अपनी बातें रखनी होगी, तभी नहर का काम आगे बढ़ पाएगा, वरना मदन लाल ये नहर का काम नहीं होने देगा। मुखिया जी, हम सब आपके साथ हैं। हम अपनी नहर खुदाई करके रहेंगे। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। पूरे रात लोग सोचते रहे कि कल अधिकारी से कैसे अपना हक के बारे में बात करनी है। अगले दिन गांव में जीप से अधिकारी आते हैं। हाथ में कागज और साथ में कैमरा लिए। साहूकार मदन लाल अधिकारी के साथ था, जैसे असली अधिकारी वही हो। चलो मुझे नहर दिखाओ, हमें नहर की जांच करनी है। मदन लाल अधिकारियों को लेकर नहर की ओर जाने लगता है। लोगों ने सच में बहुत बड़ा काम किया है क्या? ये बिना सरकारी फंड के, पैसे के बिना हुआ है? साहब, एक एक कुदाल से हमने अपने हाथों से नहर बनाई है। ये साहूकार मदन लाल हम किसानों को इसी गरीबी में रखना चाहते हैं, जिससे किसान कभी कर्जे से बाहर ना निकले और ये हम सब से मजदूरी कराते रहे। साहब, अगर गांव में पानी आ जाए तो हम किसान के घर में रोटी आ जाएगी, वरना हमारी रसोई में चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। साहब, ये सब एक दिखावा है। इन लोगों ने सरकार के नियम का उल्लंघन किया है। उन पे जुर्माना और कड़ी से कसी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी रिपोर्ट में एक एक बात लिखी जाएगी, और ये नहर किसानों के खेती के लिए जरूरी था, ये एकदम सही है। आप किसानों को इससे राहत मिलनी चाहिए। पानी के लिए नहर, बीज और सहायता तुरंत भेजने की सिफारिश की जाएगी। धन्यवाद साहब। हमारे खेत में पानी ना सही, लेकिन आपके शब्दों में हमें उम्मीद जरूर मिली है। सुरेश, ये बहुत अच्छा कार्य है। इससे गांव में किसानों की सिंचाई बढ़ेगी। ये नहर अब सरकारी अभिलेख में दर्ज होगी। इतना सब करने के बाद अधिकारी और गांव वाले सब वहां से जाने लगते हैं। पूरे गांव में आज खुशी का माहौल था, लेकिन साहूकार मदन लाल अपनी गलती को बार बार सोचकर परेशान था। उसी दिन साहूकार मदन लाल सुरेश में पास जाता है। सुरेश, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हमारी बात सबके सामने होगी, क्योंकि यह गांव सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सबका है। कहूं मदन लाल बाबू, किस लिए आए हो? मैंने नहर रोकने की कोशिश की, जो मैंने गलत किया। तुम सब मेहनत कर रहे थे और मैं स्वार्थ में अंधा था। मुझे माफ कर दो सुरेश। पूरे गांव में खामोशी सा छा गया था। सारे लोग बस मदन लाल को देख रहे थे। गलती इंसान से ही होती है मदन लाल बाबू, पर बड़ा वो जो गलती मानकर लौट आए। तुम वापस गांव के साथ खड़े हो जाओ, यही हम सब के लिए काफी है। मैं सिर्फ साथ ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं इस नहर के निर्माण में निवेश भी करूंगा।
तुम सब मंडी तक या सड़क बनाने में मेरी मदद लो। मैं अब सब के लिए तैयार हूं। हमारा अनाज शहर तक पहुंचेगा और दाम भी अच्छे मिलेंगे। अरे वाह, ये तो गांव की किस्मत बदल जाएगी। क्यों सुरेश भैया, अब तो आप खुश हो ना? हाँ बिल्कुल, अब तो मदन लाल बाबू भी हमारे साथ है। जहां जरूरत पड़ेगी अब हमारी मदद भी कर दें। पापा पापा, अब हमारे खेत में पानी आ गया है। चलो अब खेत में चलते हैं और बहुत सारे अनाज उगते हैं। अब हम सब बिना खाए भूखे नहीं रहेंगे। अब हम रोज खाना खाएंगे। है बेटी, अब हमारे घर में रोज खाना बनेगा और हम रोज खाएंगे और शहर जाकर अनाज भी बेचेंगे, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। गांव के खेतों तक अब पानी पहुंच चुका था। लोग खुशी खुशी मिट्टी में अपनी सिंचाई करते थे।